नमस्कार, नमस्ते, स्वागत है हमारे YouTube चैनल चराके एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में। आज जो है हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक नए टॉपिक से। ठीक है, जो क्लास 10th के जो है सब्जेक्ट आपका हिंदी है। हिंदी के जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के जो लेखक और जो कवि के नाम है, इस कवि के नाम से रिलेटेड जो है हम वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे जो भी आपके लेखक और कवि के नाम है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है लगभग 15 से 16 नंबर के सवाल जो है इससे आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला करके इसमें जो है हम एक धासु ट्रिक यानी कि शानदार ट्रिक के माध्यम से जितने भी आपके गद्य खंड के जो मतलब कवि के नाम है और जो आपके मतलब गद्य खंड है और उसके जो लेखक और लेखिका का नाम है, फिर आपके जो काव्य खंड के लेखक और लेखिका का नाम है यानी कि कवि और कवित्री का नाम है और उनके जो कीर्ति है, इस कीर्ति को याद करेंगे। इससे जो रिलेटेड है आपको एग्जाम में लगभग 15 से 16 नंबर के सवाल आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं लिटरेसी कहते हैं यानी कि साहित्य कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम देखेंगे हमारा फर्स्ट नंबर जो गद्य मतलब गद्य खंड है, गद्य खंड के जो प्रथम पॉइंट है यानी कि फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। ठीक है, इसमें जो है आपको यह आपका निबंध है। एग्जाम में सवाल ये भी पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है। ठीक है, इसके लेखक या लेखिका का नाम बोलता है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। ये तो हो गया नॉर्मल सी बात। ठीक है, आप इसको याद कैसे रखिएगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ कीवर्ड है श्रम विभाजन, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इसमें देखिएगा जाति प्रथा से यानी कि छुआछूत जाति का जो छुआछूत भेदभाव था वो किससे था, तो भीमराव अम्बेडकर से था। किससे था, भीमराव अम्बेडकर से था। या इसके अलावा जो है आप क्या चीज याद कीजिएगा, तो श्रम विभाजन। जैसे कि आप महाभारत देखे हुए हैं, महाभारत में जो भीम थे, कौन थे, भीम। भीम क्या करते थे, वह अपने कार्यों का बंटवारा नहीं करते थे। उनमें इतना क्षमता था कि क्या करते थे कि वह अपने कार्यों का बंटवारा नहीं करते थे। यही अपना कीवर्ड है कि श्रम का विभाजन कौन नहीं करते थे, तो भीम नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे, भीम नहीं करते थे। श्रम के विभाजन कौन नहीं करते थे, भीम नहीं करते थे। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन हो जाएंगे, भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट दूसरा नंबर 20 के दांत। 20 के दांत यह जो है एक कहानी है। क्या है, कहानी है। इसके लेखक जो है नलिन विलोचन शर्मा है, नलिन विलोचन शर्मा। इसका कीवर्ड क्या है, तो 20 के दांत वाला सांप। 20 के दांत वाला सांप शर्मा जी को घर में रहता था। 20 के दांत वाला सांप कहाँ रहता था, शर्मा जी के घर में रहता था। जो एक दिन शर्मा जी को काट लिया तो उनका शरीर पूरा क्या हो गया, नीला हो गया। आप जानते हैं कोई भी सांप काटता है तो किसी का भी शरीर क्या हो जाता है, नीला पड़ जाता है। तो 20 के दांत वाला सांप, 20 के दांत वाला सांप किसके घर में रहता था, तो शर्मा जी के घर में रहता था। किसके घर में, शर्मा जी के घर में। आज जो शर्मा जी को एक दिन सांप को काट दिया तो क्या हो गया, उनका शरीर नीला पड़ गया। क्या हो गया, नीला। तो यानी कि 20 के दांत के कहानी के जो लेखक है नलिन विलोचन शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है 3 नंबर, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, यह जो है एक भाषण है। क्या है, भाषण है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि भारत से हम क्या सीखे, यानी कि इसके लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर है। कौन है, मैक्स मुलर। कोई भी व्यक्ति जो विदेशी व्यक्ति होता है वो मतलब भारत में आता है तो क्या करता है, वो मैक्सिमम सीख के जाता है, यानी कि अधिक से अधिक सीख करके जाता है कि नहीं जाता है। तो भारत से हमने क्या सीखा, मैक्सिमम सीखा। क्या सीखा, मैक्सिमम। मैक्सिमम का हो गया मैक्स। मैक्स का मतलब आप भी जानते हैं कि मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम बनता है। तो भारत से हमने क्या सीखा, मैक्सिमम सीखा। मैक्सिमम का मतलब अधिक सीखा। तो यहाँ मैक्सिमम से क्या बन जाएगा, मैक्स मुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैक्स मुलर। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं कि भारत से हमने क्या सीखा, मैक्सिमम सीखा। तो मैक्सिमम से क्या बन जाएगा, मैक्स मुलर। अगला हमारा पॉइंट है 4 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो एक है क्या है, ललित निबंध है, ललित निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आप भी जानते हैं कि अपने जो जीवन काल है, जीवन काल में क्या होता है, नाखून जो है, नाखून आपका हजारों बार बढ़ता है। तो आप हजारों बार इसको काटते हैं कि नहीं काटते हैं, काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून हमारे जीवन काल में क्या होता है, हजारों बार बढ़ता है, हजारों बार बढ़ता है। ठीक है, इसलिए हजारों से क्या हो जाएगा, हजारी। क्या हो जाएगा, हजारी। नाखून हमारे जीवन में हजारों बार बढ़ता है, हम हजारों बार क्या करते हैं, काटते हैं। इसलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारों से हजारी, हजारों से हजारी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
अगला पॉइंट है हमारा 5 नंबर, नागरी लिपि। नागरी लिपि जो एक क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। ठीक है, इसके लेखक है गुणाकर मूले। गुणाकर मूले। तो कोई भी व्यक्ति जो होता है, नगर में रहने वाले व्यक्ति, वो अधिक से अधिक क्या देता है, कर देता है। क्या देता है, कर। इसलिए यहाँ गुणा कर यानी कई गुणा कर देता है। गांव में आप जानते हैं कि गांव में जो व्यक्ति रहता है वो बहुत कम टैक्स देता है, जमीन वगैरह खरीदता है, लेकिन जो शहर में व्यक्ति रहता है वो कई गुणा कर देता है। कई गुणा क्या देता है, कर। तो वही नगर में रहने वाले लोग कई गुणा क्या देते हैं, कर देते हैं। कई गुणा कर देते हैं। इसलिए नगरी लिपि के लेखक कौन हो जाएंगे, गुणाकर मूल्य हो जाएंगे। गुणाकर यानी कि कई गुणा कर कौन देता है, तो नगर में रहने वाले लोग ही देते हैं कई गुणा कर। इसलिए नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएंगे, गुणाकर मूल्य हो जाएंगे। अगला हमारा पॉइंट है बहादुर। बहादुर जो है एक कहानी है, एक स्टोरी है। इसमें जो है बहादुर, बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत है। तो कोई भी व्यक्ति जो बहादुर होता है वो अमर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जैसे कि कोई भी सैनिक जो होता है वह शहीद हो जाता है, तो बहादुर रहता है तब ना शहीद होता है, जाता है दुश्मन से लड़ने, तो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। हम नहीं कहते हैं कि फलाना, जैसे भगत सिंह अमर है, चंद्रशेखर आजाद अमर है, तो उसी प्रकार बहादुर लोग क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो बहादुर कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, अमरकांत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अमरकांत। अगला हमारा पॉइंट है लेसन 7 नंबर है, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन जो है क्या है, निबंध है, ऐसे है। ठीक है, तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा है। कौन है, रामविलास शर्मा। इसमें देखेंगे हम कि परंपरा का मूल्यांकन, इसका मतलब हुआ कि जो परंपरा का मानने वाला व्यक्ति कौन थे, राम जी थे। कौन थे, राम जी। राजा दशरथ के पुत्र जो थे राम जी थे, उनके अनुसार क्या बना था, एक कीर्ति बना था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जई पर वचन न जाई। भले हम मर जाएंगे लेकिन हमने जो वचन दिया है अपने पिता के कर्तव्य को लेकर के, उनके आज्ञा का पालन करने के लिए, तो राम जी क्या किए थे, वनवास गए थे कि नहीं गए थे, गए थे। इसलिए परंपरा का मूल्यांकन यानी कि अपने पिताजी की जो कहानी थी उस कहानी का उन्होंने क्या किया, परंपरा का मूल्यांकन किया, उसको जांचा समझा, और उसके वजह से उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने वनवास काटा। ठीक है, तो इसीलिए कौन काटे थे, तो राम जी काटे थे। परंपरा कौन निभा रहे थे, तो राम जी निभा रहे थे। इसलिए कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ठीक है, यानी मेरा प्राण चल जाएगा लेकिन मैंने जो जुबान दे दिया है, वचन दे दिया है, उस वचन को क्या करूंगा, निभाऊंगा। ऐसा मतलब कौन कह रहे थे, तो राम जी कह रहे थे। कौन कह रहे थे, राम जी। इसीलिए परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हो जाएंगे, रामविलास शर्मा। कौन हो जाएंगे, रामविलास शर्मा। आगे है 8 नंबर लेसन है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, यह जो है आपका साक्षात्कार है। इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। इसके आप कीवर्ड देखिएगा तो यहाँ महाराज है। क्या है, महाराज है। यहाँ जीत जीत मैं निरखत हूँ, एक बार जीतने वाले को विजेता कहते हैं, 2 बार जीतने वाला, 3 बार जीतने वाला को क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं, महाराज। यानी कि बार बार, यानी जीत जीत यानी बार बार जीतने वालों को क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं, महाराज। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन हो जाएंगे, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। ऐसे जो है आपकी वर्ड से याद रखिएगा, तो अपने एग्जाम तक नहीं भूल पाइएगा, उसके बाद भी आपको बहुत सारा पॉइंट याद रहेगा। यहाँ 9 नंबर पॉइंट है हमारा आविनियो। आविनियो जो है ललित रचना है, ललित रचना है। ठीक है, आविनियो के लेखक हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। ठीक है, इसका कीवर्ड क्या है, तो कीवर्ड देखिएगा यहाँ अ से आविनियो, अ से आविनियो, यहाँ अ से अशोक वाजपेयी, अ से अशोक वाजपेयी, अ से आविनियो, अ से अशोक वाजपेयी। यानी कि अ से आविनियो के लेखक कौन हो जाएंगे, अशोक वाजपेयी। अ से आविनियो, अ से अशोक वाजपेयी, अ से आविनियो, अ से अशोक वाजपेयी। ऐसे याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे है हमारा मछली। कौन है, मछली। मछली जो है एक कहानी है, एक स्टोरी है। इसके लेखक है विनोद कुमार सुख। कौन है, विनोद कुमार सुख। जो मछली कहानी है, मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार सुख। आप जो है जरूर रील वगैरह में देखे होंगे, शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे कि देख रहा है विनोद, ऐसे खैनी को बना रहा है, बोला रहेगा कि देख रहा है विनोद, कैसे इंग्लिश में फुलियाया जाता है, फरमाया जाता है, नहीं जानने वाले। ठीक है, तो वही चीज है। तो मछली जो है कौन खाता है, विनोद खाता है। मछली कौन खाता है, विनोद खाता है। ऐसे याद रखिएगा। देखिए ये जितने भी हैं ये आपके काल्पनिक पात्र हैं, वो इसके वास्तविक जीवन से कोई लेन देना नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है आप किसी भी माध्यम से जो है बस याद रखिए, अपना एग्जाम में जो है सवाल बनेगा। तो मछली कौन खाता है, विनोद खाता है। मछली कौन खाता है, विनोद खाता है। ऐसे याद रखिएगा कि मछली कौन खाता है, विनोद खाता है। तो मछली कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे।
विनोद कुमार शुक्ल। यह वीडियो भले ही लंबा होगा, बड़ा होगा, लेकिन आपको जो है बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो होगा। आप जो है इस वीडियो के माध्यम से 15 से 16 नंबर अपने एग्जाम में जरूर पा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत जो है एक व्यक्तिगत चित्र है, व्यक्तिगत चित्र। इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र है, यतीन्द्र मिश्र। तो 9 व्यक्ति, यहाँ कीवर्ड है नौबत खाने में, तो 9 है कि नहीं है? 9 व्यक्ति खाने में क्या मिला? तो मिश्री मिला, यानी क्या मिला? मिश्री मिला। 9 व्यक्तियों को खाने में क्या मिला? मिश्री मिला। 9 व्यक्तियों को खाने में क्या मिला? मिश्री मिला। कैसे याद रख सकते हैं? 9 व्यक्ति यानी कि नौबत खाने में इबादत के लेकर कौन हो जाएंगे? यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे। या इसके अलावा एक और आपको मतलब ट्रिक टाइप का है कि 9 व्यक्ति खाने में, यानी 9 व्यक्ति मिश्रा जी के घर, किसके घर? मिश्रा जी के घर। 9 व्यक्ति मिश्रा जी के घर खाने में आए। 9 व्यक्ति मिश्रा जी के घर खाने में आए। कैसे याद रख सकते हैं? नौबत खाने में इबादत क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। 9 व्यक्ति किसके घर खाने के लिए आए थे? मिश्रा जी के घर। तो मिश्रा से क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा। या 9 व्यक्तियों को खाने में क्या दिया गया था? तो मिश्री दिया गया था। क्या दिया गया था? मिश्री। 9 व्यक्तियों को खाने में क्या दिया गया था? मिश्री। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन हो जाएंगे? यतीन्द्र मिश्र हो जाएंगे, यतीन्द्र मिश्र। अगला पॉइंट है हमारा 12 नंबर पॉइंट है, जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जो है एक आपका शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आप सभी जानते हैं कि किसी भी संस्कृति में जो है सबसे पहले व्यक्ति का नाम आता है हमारे मतलब बापू को ही नाम आता है, यानी कि महात्मा गांधी को ही नाम आता है। सभी को जानते हैं कि शिक्षा और संस्कृति यानी संस्कृति जो है, संस्कृति हमारा कल्चर, कल्चर में सबसे पहले पहनावा ओढ़ावा और हमारे कल्चर यानी सभ्यता को बचाने के लिए, संस्कृति को बताने के लिए कौन मतलब आए थे? तो महात्मा गांधी ही मतलब बचाए थे इसको। इसके बारे में इन्होंने क्या किया था? वर्णन किया था, जिसमें आपको 12th क्लास में पढ़ना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फर्स्ट जो इंग्लिश का लेसन है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। उसके भी लेखक है महात्मा गांधी, यानी कि भारतीय सभ्यता का वर्णन कौन किया है? महात्मा गांधी किया है। वही है शिक्षा और संस्कृति, यानी भारतीय संस्कृति को बचाने का प्रयास कौन किया है? तो महात्मा गांधी किया है। कौन किया है? महात्मा गांधी। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। यह जो पॉइंट था आपका गद्य खंड से था। किससे था? गद्य खंड से। ठीक है, इस पॉइंट को आपने जो है देखा और आपने जो है सभी को क्या किया? याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, अगला हमारा है जो हमारा काव्य खंड है। काव्य खंड में देखेंगे, इसमें जो है हमारा पहला पॉइंट है, पहला लेसन का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसके लेखक है गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। आप सभी जानते हैं कि आपके जो है नाना जी, कौन? नाना जी या जो गुरु जी होते हैं, यानी कि जो गुरु जी होते हैं वो सभी क्या कहते हैं? कहते हैं कि राम का नाम क्या करो? जपते रहो। राम का नाम जपते रहो। आप अपने नाना जी के यहाँ जाते हैं तो नाना जी भी कहते हैं वही कि राम का नाम क्या करो? जपते रहो। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम के नाम को क्या करते रहो? जपते रहो। कौन कहते हैं? नाना जी कहते हैं। कौन कहते हैं? नाना जी। तो नाना जी से क्या हो जाएगा? गुरु नानक। कौन हो जाएगा? गुरु नानक। यानी राम नाम को जपते रहो कौन कहते हैं? नाना जी कहते हैं। कौन कहते हैं? नाना जी। तो नाना जी से क्या हो जाएगा? नानक। यानी कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन हो जाएंगे? गुरु नानक हो जाएंगे। अगला हमारा है लेसन 2 है प्रेम आयने श्री राधिका। प्रेम आयने श्री राधिका, जिसके लेखक है रसखान है। कौन है? रसखान। ठीक है, इसमें आप देखिएगा कैसे कीवर्ड है। तो प्रेम के रस में श्री राधा जी, यानी प्रेम जो है प्रेम राधिका, राधिका का मतलब हुआ राधा। ठीक है, तो प्रेम जो है राधा किससे करती थी? कृष्ण से करती थी। ठीक है, किससे करती थी? कृष्ण से। तो राधा जो है, राधा श्री कृष्ण के प्रेम के रस में क्या हो गई थी? डूब गई थी। राधा जो थी, राधा श्री कृष्ण के प्रेम के रस में डूब गई थी। ऐसा था कि नहीं था? आप जरूर कृष्ण लीला देखे होंगे। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया था कि जो राधा थी, राधा वो श्री कृष्ण के प्रेम के रस में डूब गई थी। यानी राधा, राधिका से क्या हो जाएगा? राधा, राधिका को ही राधा कहा जाता है। तो राधिका जो थी श्री कृष्ण के प्रेम के रस में, यहाँ रस खान है कि नहीं है? है।
रस रस में क्या हो गई थी, डूब गई थी। तो राधा जी जो भी थी वो श्री कृष्ण के प्रेम के क्या की थी, रस में डूब गई थी। तो प्रेम आईनी श्री राधिका का लेखक कौन है, रस में डूब गई थी, तो रस खान कौन हो जाएंगे, रस खान। राधा जी किसके प्रेम के रस में डूब गई थी, तो श्री कृष्ण के, किसके, श्री कृष्ण के। तो राधा जी किसके प्रेम के रस में डूब गई थी, तो श्री कृष्ण के। तो रस में डूबने से हो गया रस खान, क्या हो गया, रस खान। तो प्रेम आईनी श्री राधिका के लेखक कौन हो जाएंगे, रस खान हो जाएंगे। अगला हमारा 3 नंबर पॉइंट है अति शुद्धो। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, यहाँ मार्ग लिख दिया गया है, मार्ग होगा, मार्ग है। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जिसके लेखक है आपके घनानंद है। कौन है, घनानंद। कौन है, घनानंद। तो यहाँ देखिएगा अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, अति शुद्धो स्नेह को क्या है, मार्ग है। तो इसके क्या है, घनानंद हो जाएगा। तो कवि कौन हो जाएंगे, घनानंद। यानी कि आप जो है समझिए इसको कैसे ट्रिक से याद कीजिएगा। तो कोई भी है आपको अच्छा जो मार्ग रहता है, अच्छा मार्ग में आपको बहुत आनंद आता है, घनानंद है। क्या है, घनानंद। इसको आप संधि विच्छेद कीजिएगा, घन प्लस क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, घन प्लस आनंद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। घन प्लस आनंद कीजिएगा तो घनानंद हो जाएगा। तो कहीं पे भी आप अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, किसी को आप स्नेह करते हैं, क्या करते हैं, स्नेह का मतलब प्यार करते हैं, क्या करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसको क्या होता है, उसको आनंद आता है कि नहीं आता है, आता है। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग, स्नेह का मतलब होता है प्यार। किसी भी बच्चा से प्यार कीजिएगा तो उसको क्या होगा, आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा, आनंद। आनंद एगो दूगो तीनगो मतलब एगो दूगो नहीं मिलेगा, ढेरे मिलेगा। तो ढेरे का मतलब है घन, स्क्वायरो नहीं, वर्गो नहीं, घन। घन का मतलब ढेरे। तो उसको ढेर आनंद मिलेगा। तो क्या होगा, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग, यानी कि उसको किसको जो है, किसी को भी आप प्यार कीजिएगा, स्नेह दुलार प्यार कीजिएगा, लाड़ प्यार कीजिएगा, तो उसको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। इससे आपका ट्रिक बन गया अति शुद्धो स्नेह को मारक है, जिसके लेखक कौन हो जाएंगे, घनानंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, घनानंद। ठीक है। अगला हमारा है स्वदेशी। 4 नंबर पॉइंट है स्वदेशी। स्वदेशी के लेखक है आपके प्रेमघन है। कौन है, प्रेमघन। ठीक है। तो इसको कैसे याद कीजिएगा, तो स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश, अपना देश। ठीक है, अपना राष्ट्र। तो अपना राष्ट्र से कोई भी क्या करता है, प्रेम करता है कि नहीं करता है। अब प्रेम क्या करता है, स्क्वायर में नहीं करता है, घन में करता है। किसमें करता है, घन में। किसमें करता है, घन में। प्रेम घन हो जाएंगे। यही स्वदेशी के लेखक कौन हो जाएंगे, प्रेम घन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, प्रेम घन। यहाँ घन रहेगा। स्वदेशी के लेखक कौन हो जाएंगे, प्रेम घन हो जाएंगे। कोई भी अपने देश से प्यार कौन करता है, प्रेम करता है कि नहीं करता है। कोई भी अपने देश से, स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब होता है अपना देश, अपना देश। अपना देश से कोई भी लोग क्या करता है, प्रेम करता है, प्यार करता है। तो प्रेम वो कम नहीं करता है, घने में करता है, यानी ढेर करता है। तो प्रेम घन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, प्रेम घन। आगे है हमारा भारत माता। कौन है, भारत माता, जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। तो भारत माता, भारत माता। भारत में यहाँ देखिएगा तो भारत निकाल लीजिए, भारत से क्या निकाल लीजिए, भारत, भारत निकालिएगा। और यहाँ सुमित्रा नंदन में से सुमित्रा निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, सुमित्रा। आप जो है आपको यहाँ याद आया होगा कि जो रामायण है, तो रामायण में राजा दशरथ के मतलब पत्नियां में एगो सुमित्रा भी थी, एगो केकई थी। सुमित्रा और केकई, एक कौशल्या भी थी। ऐसे याद आता है कि नहीं आता है। तो आप बताइए, जो भरत नाम का जो लड़का था, जो भरत यानी राम जी के जो भाई थे भरत, तो भरत किसके पुत्र थे, सुमित्रा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, सुमित्रा के। ठीक है। और जो राम जी जो वनवास गए थे, राम जी कहाँ गए थे, वनवास। वो अपने पिता का वचन का पालन करते हुए वनवास गए। तो सुमित्रा, भले राम जी जो है सुमित्रा के पुत्र नहीं थे, लेकिन इनका जो लड़का था भरत, वह राम जी का भाई था। मतलब सौतेला ही भाई से, लेकिन भाई था। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सुमित्रा जो माता थी, यह अपने पुत्र को बोला कि आप अपने बड़े भैया के साथ क्या कीजिए, आप ही वनवास चल जाइए। बोले थे कि नहीं बोले थे, बोले थे। तो वही चीज है। तो भारत माता, यानी कि भारत की माता कैसी होनी चाहिए, सुमित्रा की जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सुमित्रा की जैसी। भारत की हर एक माता, भारत माता यानी कि भारत की माता कैसी होनी चाहिए, सुमित्रा की जैसी होनी चाहिए, ताकि अपने बड़े जो बेटे होते हैं, बड़े बेटे के साथ अपने छोटे बेटों को भी क्या करे, वनवास में भेज दे, उनको कुछ सीखने के लिए, उनसे कुछ मतलब अच्छा व्यवहार बनाने के लिए। तो भारत की हर एक माता कैसी होनी चाहिए, सुमित्रा की जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सुमित्रा की जैसी। यहाँ देखिएगा नंदन, नंदन है, नंदन का मतलब होता है बेटा। नंदन का मतलब क्या होता है, बेटा, लड़का। तो भारत की माता कैसी होनी चाहिए, सुमित्रा की जैसी होनी चाहिए, जो अपने नंदन को क्या करे, राम जी के साथ क्या करे, वनवास भेज दे।
भारत की माता कैसी होनी चाहिए? सुमित्रा की जैसी होनी चाहिए, जो अपनी नंदन, नंदन का मतलब बेटा, बेटा को क्या करे? वनवास भेज दे। तो भारत माता की लेखक कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। अगला हमारा है पॉइंट नंबर 6, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो इसमें आप कैसे कीवर्ड रखिएगा? तो जनतंत्र, जनतंत्र का मतलब होता है लोग, क्या होता है? लोग, जनता, जनमानस, ठीक है। तो जनतंत्र का जन्म यानी लोगों का जन्म कब होता है? दिन में होता है। आप सुने किसी का जन्म रात में जल्दी से होता है? माइनर केस में कोई होगा, 100 में 10% जिसका जन्म कब होगा? रात में होता है। नहीं तो मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जिनका जन्म दिन में होता है। होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज है, जनतंत्र का जन्म यानी लोगों का जन्म कब होता है? दिन में होता है। कब होता है? दिन में। आपको जरूर याद आ रहा होगा कि लोगों का जन्म कब होता है? दिन में। तो दिन से कौन हो जाएंगे? दिनकर हो जाएंगे। दिन से दिनकर। तो दिनकर एक एक व्यक्ति का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कौन में पढ़िएगा तो रामधारी सिंह दिनकर आपके पूरे किताब में यही मिलेंगे, दिनकर महोदय, ठीक है। तो जनतंत्र का जन्म यानी लोगों का जन्म कब होता है? दिन में होता है। कब होता है? दिन में होता है। तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। जनतंत्र के जन्म के लेखक कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। अगला हमारा है 7 नंबर। 7 नंबर है हिरोशिमा। हिरोशिमा, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय, ठीक है। इसका आप कैसे याद रखिएगा? तो हिरोशिमा, हिरोशिमा पर जो है अमेरिका क्या किया था? बम गिराया था। अमेरिका क्या किया था? बम गिराया। और जब बम गिरा दिया था उतना बड़ा देश मिल करके, तो हिरोशिमा के बारे में लिखने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी वो हिरोशिमा के बारे में क्या करे? लिख दे। तो हिरोशिमा मतलब हिरोशिमा के बारे में लिखने का सब मतलब 12 प्रयत्न कौन किए थे? तो आपके किताब में देखिएगा सबसे बड़ा नाम इन्हीं का है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय, है कि नहीं? बड़ा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय, ठीक है। यानी कि हिरोशिमा, हिरोशिमा क्या है? एक आपका मतलब है। वहां पे कौन बम गिराया था? तो जब अमेरिका गिराया था। कौन गिराया था? अमेरिका। और जब बम गिरा तो इसके बारे में लिखने का किसी के अंदर हिम्मत नहीं था। हिम्मत किसके अंदर हुआ? तो सबसे बड़का नाम वाला व्यक्ति के अंदर हुआ। किसके अंतर्गत हुआ? सबसे बड़ा नाम मतलब सबसे बड़का नाम वाला व्यक्ति के अंतर्गत हिम्मत हुआ, जिसका नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय, है कि नहीं है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय, बड़का नाम है कि नहीं है? ठीक है। तो हिरोशिमा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बड़का नाम वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? बड़का नाम। हिरोशिमा को के बारे में लिखने का प्रयास कौन किया था? तो बड़का नाम वाले व्यक्ति किए थे। कौन किए थे? बड़का नाम वाले व्यक्ति। तो हिरोशिमा के लेखक हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय हो जाएंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हिरोशिमा के बारे में लिखने का प्रयत्न कौन किया था? प्रयास कौन किया था? सबसे बड़का नाम वाला व्यक्ति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय, यही ना किए थे जी। अगला है हमारा 8 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक है कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण, ठीक है। तो आप इसको कैसे कीवर्ड से याद कीजिएगा? तो देखिए, एक वृक्ष की हत्या यानी कि किसी भी प्राणी हो, कोई भी पादप हो या जंतु हो, किसी भी प्राणी की मतलब हत्या होती है, उसकी मतलब हत्या जो भी होती है, मृत्यु होती है, तो बिना नारायण के होता है जी? नहीं होता है। यानी जब तक नारायण नहीं चाहेंगे, यानी कि ईश्वर नहीं चाहेंगे, तब तक किसी भी चीज की हत्या नहीं होगी, ना वो मर सकता है कि नहीं है? ठीक है। तो एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन हो जाएंगे? कुंवर नारायण हो जाएंगे। यहाँ नारायण है कि नहीं है? बिना नारायण के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बिना नारायण के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो यहाँ तो हत्या की बात हो गई। किसकी बात हो गई? हत्या की। तो बताइए, बिना नारायण के बिना क्या हत्या हो सकता है? किसी की मृत्यु हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक है। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन हो जाएंगे? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। बिना नारायण के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है, उसी प्रकार एक वृक्ष की हत्या बिना नारायण के बिना नहीं हो सकता है। बिना नारायण के बिना नहीं हो सकता है। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन हो जाएंगे? कुंवर नारायण हो जाएंगे। कुंवर नारायण। अगला है हमारा पॉइंट 9 नंबर, जिसका नाम है हमारी नींद। कौन है? हमारी नींद, जिसके लेखक हैं बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल। जब आप नींद में सोते हैं, नींद में सोते सोते अचानक एगो मच्छर आता है, मारता है डंके पर, तो आराम से मारते हैं तो नींद टूट जाता है। होता है कि नहीं होता? उसी प्रकार हमारी नींद यानी नींद में हम सोए हैं, अब मच्छर आकर के क्या करता है? अपना एगो डंक मारता है। मारता है कि नहीं मारता? तो डंगवाल क्या हो जाएगा? डंगवाल। यानी जब ना आप नींद में सोते हैं तो आपको नींद में सोने के पीरियड में क्या करता है? मच्छर आकर डंक मारता है कि नहीं मारता है? मारता है।
अब हमारी नींद के लेखक कौन हो जाएंगे? बीरेन डंगवाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बीरेन डंगवाल। जब आप नींद में सोते हैं तो अचानक से क्या करता है? मच्छर आकर के डंक मार देता है, तभी हमारी नींद के लेखक कौन हो जाएंगे? बीरेन डंगवाल हो जाएंगे। आशा है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा पॉइंट है 10 नंबर, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान जिसके लेखक है अनामिका। कौन है? अनामिका। किसी भी चीज में आप जानते हैं अ आ पढ़ते होंगे, अ आ जरूर पढ़े होंगे लोग, अ आ। उसमें जो है आप जानते होंगे, यहाँ पे देखिए समझिए, अ पहले आता है कि पहले आ आता है? पहले अ आता है, उसके बाद कौन आता है? आ आता है। यहाँ देखिएगा पहले अ है, अ से अक्षर, अ से अक्षर, और यहाँ अ से अनामिका। ठीक है, अ से अनामिका, यानी अ से अक्षर, अ से अनामिका। अब आप कहिएगा कि सब कंफ्यूजन हो गया, इधर भी है आ से अविनियो, अ से अशोक वाजपेयी, आ से अविनियो, अ से अशोक वाजपेयी। इसको आप याद रखिएगा, अ से अविनियो, अ से अशोक वाजपेयी। इधर आइएगा तो अक्षर में पहले अ आ सीखा जाता है, उसके बाद फिर क ख ग यानी ना, ये सब आता है कि नहीं आता है? यहाँ देखिएगा अ से अक्षर ज्ञान हो जाएगा, अ से अक्षर ज्ञान हो जाएगा। यहाँ अ के बाद ना आया है, ना, ना में आ आपका जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? ना में क्या जुड़ा है? आ, यानी 9 प्लस आ कीजिएगा तो ना होगा कि नहीं होगा? होगा। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन हो जाएंगे? अनामिका हो जाएगी। कौन हो जाएगी? अनामिका। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन हो जाएगी? अनामिका। कौन हो जाएगी? अनामिका। ठीक है, यहाँ अक्षर ज्ञान अ में आपका है, यहाँ अ भी है, आप प्लस अ के संगे आ जुड़ा है, क्या जुड़ा है? आ। तो अनामिका होगा कि नहीं होगा? अक्षर ज्ञान के लेखक कौन हो जाएंगे? अनामिका। फिर है नेक्स्ट है लास्ट, मतलब सेकेंड लास्ट पॉइंट है, लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर, इसके लेखक हैं जीवनंदन दास है, जीवनंदन दास। अब यहाँ कैसे समझिएगा, तो लौट कर आऊंगा फिर, जीवन प्लस नंदन यानी कि जीवन प्लस आनंद, इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो जीवन प्लस क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा। जीवन प्लस आनंद होगा कि नहीं? जीवनानंद को संधि विच्छेद कीजिएगा तो जीवन प्लस आनंद हो जाएगा। तो इसमें जो है आप कैसे याद कीजिएगा, तो लौट कर आऊंगा फिर, तो कौन लौट कर आने वाला व्यक्ति होता है? जिसके जीवन में क्या होता है? आनंद होता है, ऐसा आराम होता है। क्या गरीब व्यक्ति कहता है कि हम फिर से लौट के आएंगे, मर जाएंगे तो फिर से लौट के आएंगे, ऐसे कहता है? नहीं कहता है। कौन कहता है? जिसके पास ढेर पैसा होता है, पूरा संपत्ति होता है, वही व्यक्ति क्या करता है? कहता है कि मैं लौट कर क्या करूंगा? फिर आऊंगा। जिसके जीवन में क्या होता है? आनंद होता है। जीवन में क्या होता है? आनंद होता है। उसी प्रकार है कि लौट कर आऊंगा फिर, कौन व्यक्ति कहता है? जिसके जीवन में आनंद होता है। तो जीवन में आनंद यानी जीवन प्लस आनंद को जोड़िएगा तो जीवनानंद होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो लौट कर आऊंगा फिर, जिसके लेखक कौन हो जाएंगे? जीवनानंद हो जाएंगे। जीवनानंद यानी लौट कर आने वाला फिर कौन कहता है? तो जिसके जीवन में क्या रहता है? आनंद रहता है। जिसके जीवन में आनंद रहता है वही फिर से कहता है कि मैं लौट कर आऊंगा। तो लौट कर आऊंगा फिर कौन कहते हैं? जीवनानंद दास कहते हैं, यानी कि जिसके जीवन में क्या रहता है? आनंद रहता है। लास्ट पॉइंट है हमारा मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, जिसके लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, अब इसमें जो है आपका कीवर्ड क्या है? तो मेरे बिना तुम प्रभु है कि नहीं है? तो मेरे बिना, मान लीजिए किसी को 2-3 हाथ मार दिया जाता है, तमाचा मार दिया जाता है, तो क्या कहता है? जो हम ना रहते हमारा बिना रह दिए, कहता है कि नहीं कहता? कहता है। तो यानी कि मेरे बिना किसी को आप मार दीजिएगा तो कहेगा मेरे बिना जो तू रह ले, जो तू रह ले, ऐसा कहता कि नहीं कहता? यानी कि किसी को आप मारते हैं, किसी को भी मारते हैं तो क्या कहता है कि मैं नहीं रहूंगा, मेरे बिना तुम रह लो। मेरे बिना क्या करो? तुम रह लो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ऐसा कहता है कि नहीं कहता? मेरे बिना तुम यहाँ रह लो, मेरे बिना तुम, मेरे बिना तुम रह लो। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे मारा है। मारिया, मारिया का मतलब मारा है। तो मेरे बिना तुम रह लो, क्यों? क्योंकि तुमने मारा है। यानी कि किसी को आप मार दीजिएगा तो क्या कहेगा? मेरे बिना रह लो, मेरे बिना रह लो। किसी को भी मारिएगा तो कहेगा मेरे बिना रह लो। तो मेरे बिना रह लो क्या कब होगा? जब आप किसी को मारिएगा। जब आप किसी को मारिएगा, तो जब आप किसी को क्या कीजिएगा? मारिएगा, तो क्या कहेगा? मेरे बिना तुम रह लो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहेगा कि नहीं कहेगा? ऐसा है आपको गद्य खंड और जो है पद्य खंड, मतलब पद्य खंड जिसको कहते हैं काव्य खंड कहते हैं, ये जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप जो है यह वीडियो को देख करके क्या करेंगे? इसको याद कर लेंगे और नोट भी कर लेंगे, ताकि जो है आपको एग्जाम में 15 से जो भी 16 नंबर का सवाल आता है वो सभी सवाल क्या हो जाए? बन जाए। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्या करें? शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद। तब तक के लिए जो है मतलब धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।